Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to continue our 7th chapter and the name of the chapter is Changing Cultural Tradition of Class 11 History Book. So previous वीडियो में हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, साथ ही हमने इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को भी डिस्कस किया था. सो अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है देन पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन को भी क्लिक करके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं. सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि यूरोप के कल्चरल ट्रेडिशन में यानी कि यूरोप के सांस्कृतिक परंपराओं में क्या क्या चेंजेस हुए थे, क्या क्या बदलाव हुए थे एंड इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं चेंजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं. और साथ ही इस चैप्टर में मेनली हम लोग 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी के टाइम पीरियड को कवर करने वाले हैं. इस टाइम पीरियड के दौरान यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी चेंजेस हुए थे, जितने भी डेवलपमेंट्स हुए थे, उन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल वे में पढ़ने वाले हैं. सो प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इटालियन सिटीज के बारे में भी आप लोगों को बताया था, जैसे कि फ्लोरेंस, वेनिस एंड रोम, जो कि आर्ट एंड लर्निंग के इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन चुके थे. एंड प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ सोर्सेस के बारे में भी देखा था टू नो अबाउट द यूरोपियन हिस्ट्री फ्रॉम द 14th सेंचुरी. सो इन सब के बारे में हमने अपने इंट्रोडक्शन में बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस किया था. सो अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है देन प्लीज फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिएगा. साथ ही हमने अपने फर्स्ट टॉपिक को भी कंप्लीट किया था, द रिवाइवल ऑफ द इटालियन सिटीज, यानी कि इटली के शहरों का रिवाइवल कैसे होता है, इटली के शहर पुनः जागृत कैसे होते हैं. सो हमने देखा था कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद मेनली इटाली की बहुत सारी सिटीज रुइन हो गए थे. सो इस टॉपिक में हमने देखा कि कैसे इटालियन सिटीज दोबारा से अपने आप को पुनर्जागृत करती है, अपने आप को रिवाइव करती है. एंड इसमें हमने देखा कि ट्रेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था इटालियन सिटीज के रिवाइवल होने का. एंड ट्रेड कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है इटालियन सिटीज के रिवाइवल का. जब ट्रेड का एक्सपेंशन हो रहा था देन इटालियन सिटीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले कर रहा था. एंड ये कहीं ना कहीं एक मेन रीजन था इटालियन सिटीज का रिवाइवल होने का. सो ये सब कुछ हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देख लिया है. सो आज हमें मेनली अपने सेकंड टॉपिक से स्टार्ट करना है एंड द नेम ऑफ द सेकंड टॉपिक इज यूनिवर्सिटीज एंड ह्यूमनिज्म. सो इससे पहले यहाँ पे आप लोग एक चार्ट देख सकते हैं एंड इस चार्ट में मेनली 14th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरीज के बिटवीन में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो यहाँ पे लिखे गए हैं. सो प्लीज इसको एक बार याद कर लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा. हो सकता है कि आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या फिर 1 मार्क क्वेश्चन में ये सब पूछे जाए. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अवर थर्ड टॉपिक. सो यूनिवर्सिटीज का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा. यूनिवर्सिटीज को हिंदी में विश्वविद्यालय कहते हैं या फिर महाविद्यालय भी कहा जाता है. एंड ह्यूमनिज्म का मतलब होता है मानववाद, उसको हिंदी में मानववाद कहते हैं. सो ह्यूमनिज्म बेसिकली एक बिलीफ है कि पीपल यानी कि इंसान बिना रिलीजन को प्रैक्टिस किए हुए भी, बिना रिलीजन को इतना इंपॉर्टेंस दिए हुए भी अपनी लाइफ में हैप्पीनेस को अचीव कर सकता है और अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छी तरीके से जी सकता है. सो ह्यूमनिज्म आप कह सकते हैं एक डॉक्ट्राइन है जो कि रिलीजन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है. इनका जो मेन फोकस रहता है वो ह्यूमन वेलफेयर के ऊपर रहता है. ये रिलीजन को और जो भी सुपरनेचुरल थिंग्स है उसको रिजेक्ट करती है, उसको इंपॉर्टेंस नहीं देती है. सो इस टॉपिक में हम यूनिवर्सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही हम देखेंगे कि ह्यूमनिज्म का बिलीफ कैसे राइज होता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो यूरोप के अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज यानी कि यूरोप के ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज मेनली इटालियन टाउन्स में ही सेटअप किए गए थे, यानी कि इटली के शहरों में ही बनाया गया था. एंड दो यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, ये दोनों ही इटालियन यूनिवर्सिटी लीगल स्टडीज के सेंटर्स बन गए थे फ्रॉम द 11th सेंचुरी, यानी कि लॉ को स्टडी करने का सेंटर्स बन गया था 11th सेंचुरी के बाद से. सो इटालियन सिटी में कॉमर्स को एक प्राइमरी एक्टिविटी माना जाता था, एक चीफ एक्टिविटी माना जाता था. कॉमर्स यानी कि व्यापार, ट्रेड को एक मेन एक्टिविटी माना जाता था इटालियन सिटी में. एंड इसी वजह से लॉयर्स एंड नोटरीज का जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा हाई था. सो लॉयर्स का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, लॉयर्स यानी कि वकील, एंड नोटरीज उन पर्सन को कहा जाता है या फिर आप कह सकते हैं उन लॉयर को नोटरी कहा जाता है जिनके पास लीगल अथॉरिटी रहती है टू विटनेस द साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ताकि
उन्हें लीगली वैलिड करवा सके। सो बेसिकली सॉलिसिटर एंड रिकॉर्ड कीपर के कॉम्बिनेशन को नोटरीज कहा गया है। सो सॉलिसिटर वो लॉयर होता है जो कि लीगल एडवाइस देता है एंड लीगल डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करता है, एंड रिकॉर्ड कीपर वो व्यक्ति होता है जो रिकॉर्ड को कीप करता है यानी कि रिकॉर्ड को रखता है। सो इन दोनों प्रोफेशन का जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा हाई था इटालियन सिटीज़ में। क्यों हाई था? क्योंकि वे लोग रूल्स को और रिटन एग्रीमेंट्स को राइट करते थे यानी कि लिखते थे और इंटरप्रीट करते थे यानी कि उनको ट्रांसलेट करते थे, एंड बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के, बिना रिटन एग्रीमेंट्स के लार्ज स्केल में ट्रेड करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए इन दोनों प्रोफेशन का जो डिमांड था वो बहुत ज़्यादा हाई था। सो आई होप कि इस लाइन का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इटालियन सिटी में कॉमर्स को एक मेन एक्टिविटी माना जाता था, ट्रेड को एक प्राइमरी एक्टिविटी माना जाता था, और बिना रूल्स एंड रेगुलेशन के, बिना रिटन एग्रीमेंट्स के ट्रेड करना लार्ज स्केल में पॉसिबल नहीं था। इसीलिए लॉयर्स एंड नोटरीज का डिमांड बहुत ज़्यादा हाई था, क्योंकि यही लोग होते हैं जो कि रूल्स को एंड रिटन एग्रीमेंट्स को लिख सकते थे एंड इंटरप्रीट कर सकते थे। एंड इसीलिए लॉ एक पॉपुलर सब्जेक्ट बन गया था अब स्टडी, यानी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लॉ को पढ़ना चाहते थे, क्योंकि लॉ को पढ़ने के बाद ही अब लॉयर बन सकते हैं या फिर नोटरी बन सकते हैं। एंड इन दोनों प्रोफेशन का जो डिमांड था इटालियन सिटी में वो बहुत ज़्यादा हाई था। बट अब हमें इम्पोर्टेंस में एक शिफ्ट देखने को मिला, यानी कि लॉ को एक सब्जेक्ट के रूप में जितना इम्पोर्टेंस मिलता था अब दूसरे सब्जेक्ट्स को भी इम्पोर्टेंस मिलने लगा। सो फ्रांसेस्को पेट्रैक ने इस चेंज को रिप्रेजेंट किया। सो फ्रांसेस्को पेट्रैक का टाइम पीरियड था 1304 से लेकर 1378, एंड पेट्रैक बेसिकली एक स्कॉलर है एंड एक पोएट है। सो पेट्रैक के अकॉर्डिंग एंटीक्विटी यानी कि प्राचीन काल एक डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन है, एक विशेष सिविलाइजेशन है, एंड इसको समझने के लिए हमें एंशियंट ग्रीक्स एंड एंशियंट रोमन्स के एक्चुअल वर्ड्स को समझना पड़ेगा। इसीलिए उन्होंने एंशियंट ऑथर्स के रीडिंग्स को यानी कि प्राचीन लेखक की रीडिंग्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, ज़्यादा महत्व दिया था। एंड ये एजुकेशनल प्रोग्राम ये सजेस्ट करती है कि दुनिया में रिलीजियस टीचिंग के अलावा भी बहुत कुछ है सीखने को, समझने को, एंड रिलीजियस टीचिंग अकेले हमें इतना नॉलेज प्रोवाइड नहीं कर सकता है। इसीलिए 19th सेंचुरी के हिस्टोरियंस ने इस कल्चर को ह्यूमनिज्म कहा है। सो आप कह सकते हैं कि ह्यूमनिज्म एक कल्चर है, एक बिलीफ है या फिर एक डॉक्ट्राइन है जो कि रिलीजन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता है। रिलीजन के अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ है जिसको प्रैक्टिस करके हम अपने लाइफ में हैप्पीनेस को अचीव कर सकते हैं, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। एंड बाय द अर्ली 15th सेंचुरी के बाद एक टर्म यूज किया जाने लगा ह्यूमनिस्ट उन मास्टर्स के लिए जो कि ग्रामर को, रेटोरिक को, पोट्री, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलोसफी को पढ़ाते थे। सो वो मास्टर्स जो कि रिलीजियस टीचिंग के अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट्स के नॉलेज प्रोवाइड करते थे, उनके लिए ह्यूमनिस्ट टर्म यूज किया जाने लगा। सो ह्यूमैनिटास एक लैटिन वर्ड है जिससे ह्यूमैनिटीज डिराइव्ड हुआ है, एंड ये जो वर्ड है ये मेनली बहुत सालों पहले, बहुत सेंचुरीज अगो पहले रोमन लॉयर एंड एसियस सिसेरो यूज करते थे कल्चर को समझने के लिए। एंड सिसेरो का टाइम पीरियड था 106 से लेकर 143 BCE, एंड वो जूलियस सीजर के कॉन्टेम्प्रेरी थे, यानी कि जिस टाइम पीरियड में जूलियस सीजर हुआ करते थे उसी टाइम पीरियड में सिसेरो भी एग्जिस्ट करते थे। एंड ये सब जो सब्जेक्ट्स है जो कि ह्यूमनिस्ट पढ़ाते थे, ये सारे सब्जेक्ट्स ना तो रिलीजन से कनेक्टेड थे ना तो रिलीजन से डिराइव्ड हुए थे। हर एक इंडिविजुअल डिस्कशन के थ्रू, डिबेट के थ्रू अपने स्किल को डेवलप कर सकता था इन सारे सब्जेक्ट्स में। फिर बता रखा है कि ये सारे जो रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे, यानी कि ये सारे जो क्रांतिकारी आइडियाज़ थे, ये बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अटेंशन को अट्रैक्ट कर रही थी। मेनली फ्रांसेस्को पेट्रैक का जो खुद का होम टाउन था, यानी कि फ्लोरेंस में जो भी न्यूली स्टेबलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ थी, हर एक यूनिवर्सिटीज़ का अटेंशन को अट्रैक्ट कर रही थी ये रेवोल्यूशनरी आइडियाज़। सो हर एक सिटी बेसिकली अपने ग्रेट सिटीजन्स की वजह से जाने जाते हैं या फिर अपने वेल्थ की वजह से जाने जाते हैं। एंड फ्लोरेंस एक ऐसा सिटी बन चुका था जो कि डांटे एलिग्री के थ्रू जाने लगा, एंड उनका टाइम पीरियड था 1265 से लेकर 1321। वो बेसिकली एक लेमैन थे, यानी कि एक साधारण व्यक्ति थे जो कि रिलीजन थीम्स के ऊपर यानी कि रिलीजियस टॉपिक्स के ऊपर लिखा करते थे।
एंड जियोटो जो कि एक आर्टिस्ट थे जो कि लाइफ लाइक पोर्ट्रेट्स बनाते थे, यानी कि जीता जागता तस्वीर बनाते थे। यानी कि उनका जो आर्टिस्ट का कला था वो इतना अच्छा था कि पेंटिंग्स को देख के लगता था कि वो हमारे सामने जीवित खड़ा है। एंड उनके जो पोर्ट्रेट्स थे, यानी कि उनकी जो तस्वीर थे, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे एज कम्पेयर टू द अर्लियर आर्टिस्ट जो कि सिर्फ स्टिफ फिगर बनाते थे, यानी कि जो ऑर्डिनरी फिगर बनाते थे। एंड इसके बाद से फ्लोरेंस एक मोस्ट एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल सिटी बन जाता है इटली का, एंड आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी का सेंटर बन जाता है। एंड एक टर्म यूज किया जाने लगा ऐसे पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए जिनके बहुत सारे फील्ड में इंटरेस्ट है एंड जिनके पास बहुत ज़्यादा स्किल है, बहुत ज़्यादा हुनर है। उनको रेनेसांस मैन कहा जाने लगा। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्कॉलर भी है, डिप्लोमेट भी है, थियोलॉजियन भी है, आर्टिस्ट भी है, कंबाइंड इन वन, यानी कि एक व्यक्ति जिसमें ये सारे स्किल है, जिसमें ये सारे गुण है। सो थियोलॉजियन बेसिकली उन पर्सन को कहा जाता है जो कि गॉड के नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, रिलीजन के बारे में स्टडी करते हैं और रिलीजियस बिलीफ के बारे में स्टडी करते हैं। So with this we have completed our second topic. Now let's move to our third topic, and the name of the third topic is the humanist view of history. यानी कि इस टॉपिक में हम देखेंगे कि ह्यूमनिस्ट का कैसा व्यू था, कैसा ओपिनियन था हिस्ट्री को लेकर, इतिहास को लेकर। सो ह्यूमनिस्ट ये मानते थे कि वो लोग ट्रू सिविलाइजेशन को रीस्टोर कर रहे हैं। उनका मानना ये था कि रोमन एम्पायर के कोलैप्स होने के बाद, फॉल होने के बाद यूरोप में एक डार्क एज सेटअप हो गया था, एंड बहुत सारे सेंचुरीज के डार्कनेस के बाद वो लोग ट्रू सिविलाइजेशन को दोबारा से रीस्टोर कर रहे हैं, रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। वो लोग ट्रू सिविलाइजेशन को पुनः स्थापित कर रहे हैं जो कि रोमन एम्पायर के टाइम पीरियड में हुआ करता था। एंड उसको फॉलो करते हुए बाद के जो स्कॉलर्स थे उन्होंने भी ये एज्यूम किया, ये माना कि यूरोप में एक न्यू एज बिगिन हुआ था 14th सेंचुरी के बाद से, एंड मिडिल एजेस या फिर मेडाइवल पीरियड जैसे टर्म यूज किए जाने लगे फॉर द मिलेनियम आफ्टर द फॉल ऑफ रोम। यानी कि रोमन एम्पायर के फॉल होने के बाद 1000 ईयर्स का जो टाइम था उस टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए मिडिल एजेस या फिर मेडाइवल पीरियड जैसे टर्म यूज किए जाने लगे। सो ह्यूमनिस्ट का एंड स्कॉलर्स का मानना ये था कि मिडिल एजेस में मैन का जो माइंड था उसमें चर्च का कंप्लीट कंट्रोल था, यानी कि पूरा कंट्रोल था, एंड रोमन्स एंड ग्रीक्स के जितने भी लर्निंग थे वो सब कुछ मिटा दिया गया था मिडिल एजेस के टाइम पीरियड में। एंड ह्यूमनिस्ट ने और एक टर्म यूज किया मॉडर्न 15th सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड को डिस्क्राइब करने के लिए। सो ह्यूमनिस्ट ने एंड फिर बाद के स्कॉलर ने पीरियोडाइजेशन किया, यानी कि उन्होंने हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड किया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे पीरियोडाइजेशन किया है। सो 5th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड को उन्होंने मिडिल एजेस कहा है, एंड उसको भी उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो 5th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था उसको उन्होंने डार्क एजेस कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में फ्यूडलिज्म का डेवलपमेंट हो रहा था, और फ्यूडलिज्म की वजह से यूरोप आगे बढ़ने की बजाय और ज्यादा पीछे होते गया। रिलीजन बहुत ज्यादा हावी हो गया यूरोप में, और जो डेवलपमेंट्स होने चाहिए थे यूरोप में वो बहुत ज्यादा बाद में आए बिकॉज ऑफ फ्यूडलिज्म। एंड 9th एंड 11th सेंचुरी के टाइम पीरियड को अर्ली मिडिल एजेस कहा जाता है, एंड 11th एंड 14th सेंचुरी के टाइम पीरियड को लेट मिडिल एजेस कहा जाता है। एंड इस टाइम पीरियड के दौरान हमें कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिले थे जो कि मेनली हमने अपना 6th चैप्टर में पढ़ा था, द 3 ऑर्डर्स में हमने देखा था कि कुछ इन्वायरमेंट चेंजेस हुए जिसकी वजह से थोड़े थोड़े डेवलपमेंट्स हो रहे थे इस टाइम पीरियड के दौरान। एंड 15th सेंचुरी के बाद के टाइम पीरियड को उन्होंने मॉडर्न एज कहा है। बट रिसेंटली हिस्टोरियंस ने इस डिवीजन को क्वेश्चन किया है। जैसे जैसे और ज़्यादा रिसर्च होते जा रहे हैं एंड यूरोप के बारे में और ज़्यादा चीज़ें मालूम होती जा रही है, इस टाइम पीरियड के दौरान स्कॉलर्स ने इस डिवीजन को क्वेश्चन किया है। जो भी ह्यूमनिस्ट ने एंड फिर बाद के स्कॉलर ने ये जो पीरियडाइजेशन किया है, जो हिस्ट्री को पीरियड्स में डिवाइड किया है, इसको कहीं ना कहीं बाद के स्कॉलर्स ने, बाद के हिस्टोरियंस ने क्वेश्चन किया है। उनका कहना ये था कि किसी भी पीरियड को डार्क एज बोलना अनफेयर है, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। सो इसी के साथ हमारा थर्ड टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ टॉपिक, एंड द नेम ऑफ द फोर्थ टॉपिक इज साइंस एंड फिलोसफी, द अरब्स कंट्रीब्यूशन। यानी कि इस टॉपिक में हम देखेंगे कि अरब ने क्या कंट्रीब्यूशन किए हैं, क्या योगदान किए हैं साइंस में यानी कि विज्ञान में और फिलोसफी में।
सो फिलोसफी क्या होती है? बेसिक थिंग्स के थ्योरीज को स्टडी करना, जैसे कि नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, नॉलेज, थॉट एंड अबाउट हाउ पीपल शुड लिव। सो इन सब को स्टडी करने के सब्जेक्ट्स को आप कह सकते हैं फिलोसफी कहा जाता है। मच ऑफ द राइटिंग्स ऑफ द ग्रीक्स एंड रोमन्स हैड बीन फैमिलियर टू मॉन्क्स एंड क्लर्जीमैन थ्रू द मिडिल एजेस, बट दे हैड नॉट मेड दिस वाइडली नोन। यानी कि बहुत सारे राइटिंग्स के बारे में, ग्रीक एंड रोमन्स राइटिंग्स के बारे में मॉन्क्स को एंड क्लर्जीमैन को पता था, वो लोग उनसे फैमिलियर थे थ्रू द मिडिल एजेस। यानी कि मिडिल एजेस में ही मॉन्क्स को, क्लर्जीमैन को ग्रीक्स एंड रोमन्स राइटिंग्स के बारे में मालूम था, बट उन्होंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया था। सो इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो क्लर्जीमैन थे, जो मॉन्क्स थे, वो चाहते थे कि हर एक यूरोपियंस आंख मूंद के बाइबल के ऊपर विश्वास करे, बिना किसी क्वेश्चन के, कब क्या कैसे, बिना किसी क्वेश्चन के वो बाइबल की बातों को माने, बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसी को सच माने। सो उनको कहीं ना कहीं एक डर था कि अगर वो ग्रीक एंड रोमन्स के राइटिंग्स को पढ़ेंगे, उनके बारे में जानेंगे, देन वो बाइबल को क्वेश्चन ना करे। और क्लर्जीमैन जो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन को एंजॉय कर रहे थे, फर्स्ट ऑर्डर की पोजीशन को जो एंजॉय कर रहे थे, कहीं उनके पोजीशन में एक खतरा ना आ जाए। सो इसी वजह से उन्होंने सबको ग्रीक एंड रोमन राइटिंग्स के बारे में नहीं बताया था। सो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जो चर्च का अर्थ सेंट्रिक बिलीफ था, यानी कि चर्च ये मानते थे कि जो अर्थ है वो मिडिल पोजीशन में है पूरे यूनिवर्स के, एंड जो दूसरे प्लैनेट्स हैं एंड जो स्पेस में जो दूसरी चीजें हैं वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है। बट दिस इज नॉट ट्रू। बाद में जब मॉडर्न साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की, देन हमें पता चला कि अर्थ नहीं बल्कि सन जो है वो सोलर सिस्टम के मिडिल पोजीशन में रहता है, एंड अर्थ के अलावा बाकी के जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो ये कहीं ना कहीं एक रीज़न था जिसकी वजह से क्लर्जीमैन एंड मॉन्क्स ने ग्रीक्स एंड रोमन्स के राइटिंग्स के बारे में लोगों को नहीं बताया था। बट 14th सेंचुरी के बाद से बहुत सारे स्कॉलर्स ने ग्रीक राइटर्स जैसे कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल के ट्रांसलेटेड वर्क्स को पढ़ना स्टार्ट किया, एंड इसके लिए वो लोग अपने स्कॉलर्स से ग्रेटफुल नहीं थे, यानी कि इसके लिए वो अपने स्कॉलर्स के आभारी नहीं थे, बल्कि जो अरब ट्रांसलेटर्स थे उन्होंने एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को, मैन्यूस्क्रिप्ट्स का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स, बुक्स या फिर कुछ भी जो लिटरेसी वर्क है उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। सो जो प्लेटो एंड एरिस्टोटल के मैन्यूस्क्रिप्ट थे, जो एंशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स थे, जो प्राचीन मैन्यूस्क्रिप्ट थे, उनको उन्होंने ट्रांसलेट किया एंड उसको उन्होंने बहुत ही केयरफुली प्रिजर्व करके रखे थे। एंड इन्हीं की वजह से, यानी कि अरब ट्रांसलेटर की वजह से ही जो स्कॉलर्स थे वो इन चीज़ों को पढ़ पा रहे थे। फिर बता रखा है कि कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स ने अरेबिक ट्रांसलेशन में ग्रीक को भी पढ़ा था, एंड ये जो ग्रीक वर्क्स थे ये मेनली नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री के ऊपर होता था। सो एस्ट्रोनॉमी का मतलब आप लोगों को पता होगा, स्टार, प्लैनेट्स एंड जो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्पेस में, उनके साइंटिफिक स्टडी को एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लर्जीमैन एंड जो मॉन्क्स थे वो लोग क्यों नहीं चाहते थे कि लोगों को ग्रीक्स एंड रोमन राइटिंग्स के बारे में पता चले, क्योंकि उनका जो राइटिंग्स था वो लोग नेचुरल साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन एंड केमिस्ट्री के ऊपर डील करता था। सो अगर लोग इनके बारे में पढ़ेंगे देन उनको रियलिटी का मालूम चलेगा एंड वो लोग बाइबल को क्वेश्चन करेंगे, एंड क्लर्जीमैन नहीं चाहते थे कि कोई भी बाइबल को क्वेश्चन करे। फिर बता रखा है कि टॉलमी ने एक बुक लिखा था एंड उस बुक का नाम था टॉलमी अल्मागेस्ट, एंड वो बुक बेसिकली एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बेस्ड था, उसमें एस्ट्रोनॉमी के ऊपर वर्क किया गया था, एंड वो बुक ग्रीक में लिखा गया था बिफोर 140 सेंचुरी, एंड फिर उसे बाद में अरेबिक में ट्रांसलेट किया गया। सो उस बुक में हमें अरेबिक डेफिनेट आर्टिकल मिले जैसे कि अल, जिससे हमें पता चला कि उस बुक में अरेबिक के साथ भी कुछ कनेक्शन है, अरब्स का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है साइंस में, फिलोसफी में। एंड कुछ मुस्लिम राइटर्स जिनको मैन ऑफ विजडम कहा जाता है इटालियन वर्ल्ड में, जैसे कि इब्न सीना, जिसको एविसीना भी कहा जाता है इन लैटिन, एंड जिनका टाइम पीरियड था 980 से लेकर 1037, वो बेसिकली एक अरब फिजिशियन थे एंड एक फिलोसोफर थे बुखारा के इन सेंट्रल एशिया। एंड अल राजी, जिनको राजेस भी कहा जाता है, जो कि मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया के ऑथर थे।
फिर हमें इब्न रुशद के बारे में बता रखा है जिसको एवेरोस कहा जाता था इन लैटिन, एंड उनका टाइम पीरियड था 1126 से लेकर 1198, एंड वो एक अरब फिलोसोफर थे स्पेन के। एंड उन्होंने ये ट्राई किया, उन्होंने ये कोशिश की कि फिलोसफिकल नॉलेज एंड रिलीजियस बिलीफ के बीच में जो टेंशन है उसको रिसॉल्व कर सके। एंड इस मेथड को कहीं ना कहीं क्रिश्चियन थिंकर्स ने भी अडॉप्ट किया। सो ह्यूमनिस्ट यानी कि जो ह्यूमनिज्म बिलीव था वो बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहा था अलग अलग वेज में, अलग अलग तरीकों से। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में लॉ, मेडिसिन एंड थियोलॉजी डोमिनेंट रहे, यानी कि उन यूनिवर्सिटीज में इन सब्जेक्ट्स का जो डोमिनेंस था वो बरकरार रहा। बट ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे स्कूल्स में इंट्रोड्यूस हो रहे थे, ना सिर्फ इटाली के बल्कि यूरोप के दूसरे कंट्रीज के स्कूलों में भी ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने लगे। So with this we have completed our fourth topic, science philosophy, the Arabs contribution. So rest of the topic we'll discuss in our next video. So अगर वीडियो अच्छा लगा then please like my video, share my video with all your friends, and don't forget to comment and subscribe my channel for more videos like this. So see you soon in my next video. Till then, bye bye and stay tuned with my channel, and thanks for watching my video.